हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए का सेक्शन सेकंड जो बेस्ड है केस स्टडी प्रॉब्लम्स पर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द डायग्राम्स शो द प्लान्स फॉर अ सनरूम। इट विल बी बिल्ट ऑनटू द वॉल ऑफ ए हाउस। द फोर वॉल्स ऑफ द सनरूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स। The roof is made using first point 4 clear glass panels trapezium in shape, all the same size. Second point 1 tinted glass panel half a regular octagon in shape. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन होगा। इसमें क्या है कि एक सनरूम बनाया गया है ग्लास पैनल का, जिसकी दीवारें कैसी हैं, स्क्वायर शेप में हैं, और इसके टॉप में क्या है, ट्रेपेजियम के इक्वल साइज के इक्वल शेप के ग्लास पैनल लगे हुए हैं, और टॉप में एक ऑक्टागन भी है। और इस सन रूम का एक फ्रंट व्यू ग्राफ पे दे रखा है और एक टॉप व्यू भी ग्राफ पर दे रखा है। तो इस ग्राफ को यूज करके हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलते हैं फर्स्ट पार्ट पर। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स J 6,17 and I 9,16। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में I और J को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है, जिसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हैं। J कितना है 6,17 एंड I है आपका 9,16। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x = x1 + x2/2 एंड y = y1 + y2/2। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे। 6 + 9/2 = 15/2 एंड y = कितना हो जाएगा 17 + 16/2 = 33/2। कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बनेगा 15/2, 33/2। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में क्या दे रखा है 15/2, 33/2। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस इज, यानी कि सेकंड पार्ट में क्या बताना है कि P पॉइंट की y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस होगी। तो सबसे पहले हम P का कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करेंगे। अगर P के कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करें तो ग्राफ दे रखा है फ्रंट व्यू का, उसमें देखेंगे हम y एक्सिस से P पॉइंट कितने ब्लॉक के बाद है, तो 4 ब्लॉक के बाद है, इसलिए x कितना हो जाएगा 4, और x एक्सिस से कितने ब्लॉक के बाद है P पॉइंट 8 के बाद। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8, यानी कि P पॉइंट क्या बन जाएगा 4,8। अब इस P पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है y एक्सिस से। तो y एक्सिस से कितने ब्लॉक थे 4, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 4। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है C पार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड S इज, यानी कि C पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, A और S के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम A और S के कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लेंगे। अगर A पॉइंट की बात करें तो फ्रंट व्यू का जो डायग्राम दे रखा है ग्राफ पर, उसमें हम देखेंगे X एक्सिस से कितने ब्लॉक बाद आपका A पॉइंट है, तो 1 ब्लॉक बाद है, तो X कोऑर्डिनेट 1 हो जाएगा। और X एक्सिस से कितने ब्लॉक बाद है 8 ब्लॉक बाद, तो यह आपका Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8। इसी तरीके से अगर हम S को देखेंगे तो S आपका Y एक्सिस से 17 ब्लॉक के बाद है, तो X कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 17, और X एक्सिस से कितने ब्लॉक के बाद है 8 के बाद, तो Y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट हो गए। इसको हम x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x2 कितना है 17 - x1 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 8 होल स्क्वायर
यहाँ कितना बचेगा 16, यानी ये 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना बचेगा 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, उसको इसमें ऐड करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कितना आ जाएगा 16, यानी a और s के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16। तो इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड पार्ट सही होगा जिसमें 16 लिखा हुआ है। नेक्स्ट है डी पार्ट। अब डी पार्ट पर चलते हैं हम। डी पार्ट का स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। यानी कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली कोई एक लाइन है, तो यहाँ हमने एक लाइन बना ली है ए और बी। इसको एक पॉइंट आपका डिवाइड कर रहा है 1:3 में, तो इसको हम m1 रेशियो और इसको m2 मान के चलेंगे। ए के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1,8, इसको मेंशन कर लेंगे 1,8। एक्स एक्सेस से देखेंगे बी पॉइंट को तो कितने ब्लॉक के बाद है 10 ब्लॉक के बाद, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 10। इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको हम x2 y2 मान लेंगे। फॉर्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 3 एंड x1 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 8 अपॉन 4 इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू y के लिए फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, बस x के प्लेसेस पर क्या आ जाएगा y 1 y2 कितना है 10 प्लस m2 3 और y1 कितना है 8 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 24 इक्वल टू 34 अपॉन 4। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 8.5। तो सी कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या बन जाएगा 2,8.5। तो इसका फोर्थ पॉइंट आपका करेक्ट होगा जिस पे हम टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ई पॉइंट, ये लास्ट पार्ट है इस केस स्टडी का। इफ ए पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द Q 9,8 and S 17,8 देन डियर स्टूडेंट्स इस ई पार्ट में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं। एक है आपका Q जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 9,8 और दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट है S 17,8। ये किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं जिसको हमने P मान लिया, इसको हम x, y मान लेते हैं। तो ये दोनों आपकी डिस्टेंसेस कैसी हैं इक्वल। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं PQ = PS, यानी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम x2, y2 मान लेंगे, ये आपका x1 y1 और ये भी आपका x1 y1 हो जाएगा। नाउ अंडर रूट x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो इससे हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब जो बचा है उसका होल स्क्वायर खोलेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर इक्वेशन बनेगी तो इक्वेशन बना लेंगे। x माइनस 9 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 81 माइनस 18x इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा x² प्लस 289 माइनस 34x। x² से x² कैंसिल हो गया, माइनस 18x, x वाले को इधर लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 34x इक्वल टू 289 माइनस 81। इस 81 को इधर ले गए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 16x इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9 माइनस 1 8 और 8 माइनस 8 0 एंड 2। 16 से इसको डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। बट हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे 13 को
लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये एक आपकी इक्वेशन बन गई। इसके अकॉर्डिंग इसका आपका सेकंड पार्ट एकदम करेक्ट होगा, जिसमें x माइनस 13 इक्वल टू 0 दे रखा है। हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट में करेंगे और आंसर पर टिक करेंगे। सेकंड केस स्टडी आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 18 में, एक स्केल फैक्टर के बारे में। इसमें स्टेटमेंट है, क्या है, अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। The scale of a drawing is a comparison of the length used on a drawing to the length it represents. The scale is written as a ratio. Similar figure के बारे में क्या दे रखा है, The ratio of two corresponding sides in similar figures is called the scale फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या होता है कि सिमिलर फिगर्स की साइड के रेशियो को ही क्या कहते हैं, स्केल फैक्टर कहते हैं। स्केल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इन इमेज अपॉन करस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। इफ वन शेप कैन बिकम अनदर यूजिंग राइजिंग देन द शेप्स आर सिमिलर। यानी कि अगर एक शेप बनी हुई है उसको हम राइज करके दूसरी शेप बना देंगे तो वो दोनों ही शेप कैसी होंगी, सिमिलर होंगी। दूसरा दे रखा है रोटेशनल और टर्न, यानी कि जब किसी इमेज को रोटेट करें या टर्न करें तब भी वो सिमिलर इमेज बनेगी। और थर्ड है आपका रिफ्लेक्शन और फ्लिप, यानी कि किसी साइड का अगर हम रिफ्लेक्शन देखें या फिर उसको फ्लिप कर दें तब भी वो सिमिलर फिगर बनेंगे। लास्ट है आपका ट्रांसलेशन और स्लाइड्स, यानी कि जब हम किसी इमेज को ट्रांसलेट करें या फिर उसको स्लाइड कर दें तब भी आपकी वो इमेज कैसी बनेगी, सिमिलर बनेगी। लास्ट में आपका क्या दे रखा है, हेंस टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ राइजेस फ्लिप स्लाइड और टर्न। यानी कि सिमिलर फिगर्स कब बनते हैं, जब हम किसी शेप को राइज करें, फ्लिप करें, स्लाइड करें या फिर टर्न करें। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज अ विड्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। इस तरीके से ये आपका डायग्राम दे रखा है। इसमें ये बोट है, इसका स्केल बनाया गया है, इसकी इमेज बनाई गई है। तो इस मॉडल की आपकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर, जो हमारे किसी काम में नहीं आने वाली। इनका रेशियो क्या है, ये आपकी 1:4 में है। मॉडल आपका 4th पार्ट है और इसकी इमेज 1 पार्ट है। मॉडल की टोटल विड्थ दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो हमें इस इमेज की विड्थ फाइंड करनी है, जिसको हम x मान लेते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करें तो क्या होगा कि इनकी साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपके कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो क्या कह सकते हैं हम, x/60 यानी विड्थ का रेशियो इक्वल टू 1/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इसका आपका थर्ड पार्ट सही होगा। नेक्स्ट है आपका बी, व्हाट इज द इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन्स। जब दो पॉलीगन को सिमिलर बनाया गया है तो उनकी सिमिलरिटी पर किस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, इस पॉइंट में हमें ये बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, यानी कि जब हम शेप को फ्लिप करें तो फ्लिप करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सिमिलरिटी पर, बल्कि वो सिमिलर होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है, दे आर डायलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, यानी स्केल फैक्टर के द्वारा अगर कोई इमेज बनाई जा रही है तो वो भी सिमिलर होती है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है, दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अगर ट्रांसलेट करके कोई इमेज बनाई जा रही है तो इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सिमिलरिटी पर। लास्ट पॉइंट क्या है, दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन एन अदर, यानी कि सिमिलर फिगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि इसका आपका सिमिलरिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका सी, इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ a/b, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू।
यानी कि जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो उनका रेशियो कितना दे रखा है, A/B। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ये हमें बताना है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनकी साइड का रेशियो सेम होता है, पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है, एरिया का रेशियो सेम होता है। अब चलते हैं इसके ऑप्शंस पर, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि पेरीमीटर्स का रेशियो 3A/B है, जो गलत होगा, रेशियो सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है कि एल्टीट्यूड्स का रेशियो A/B है, तो यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यानी कि हम सी पॉइंट में कौन सा टिक कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका डी पार्ट, द शैडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर एट द सेम टाइम द शैडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई इज। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्री है और एक स्टिक है। स्टिक की हाइट दे रखी है 5 मीटर और इसके द्वारा शैडो बन रही है 2 मीटर, और एक ट्री है 12.5 मीटर हाइट का और इसकी शैडो कितनी बनेगी सेम टाइम पर, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टिक और ट्री दोनों 90 डिग्री के एंगल पे होंगी, तो ये आपके सिमिलर फिगर हो जाएंगे क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका सेम बनेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनकी साइड का रेशियो सेम होगा। जब साइड का रेशियो सेम होगा देन बेस ऑफ दिस ट्रायंगल अपॉन बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी कि 2 राइट हैंड में हम हाइट का रेशियो ले लेंगे, यानी कि 12.5 अपॉन 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2.5 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 2.5 इक्वल टू 5.0, और क्या लिख सकते हैं इसको, x इक्वल टू 5 मीटर। यानी कि ट्री के द्वारा जो आपकी शैडो बनेगी वो 5 मीटर की बनेगी सेम टाइम पर। तो इसका आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा जिसमें 5 मीटर दे रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है इसका ई पार्ट, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ ए फार्म हाउस रूफ with measurements. The attic floor ABCD in the model is a square. The beams that supports the roof are the edges of a rectangular prism. EFGHKLMN. E is the middle of AT. F is the middle of VT. G is the middle of CT. And H is the middle of DT. All the edges of the pyramid in the model have length of 12 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक मॉडल दे रखा है जो पिरामिड की शेप में बना हुआ है, उसकी सभी एजेस कितनी है, 12 मीटर की हैं। तो इसमें हम एक ट्रायंगल को देखेंगे, उसे हम यहाँ बना लेते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल हमें सामने से दिखाई दे रहा है TAB। इसकी साइड्स कितनी है, 12 मीटर, ये भी 12 मीटर होगी और ये भी आपकी 12 मीटर है। AT पर एक मिड पॉइंट है E और TV पर एक मिड पॉइंट है F, तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। ये इसके इक्वल है और ये पार्ट आपका इसके इक्वल है। तो 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, मिड पॉइंट थ्योरम। जब किसी एक ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और हाफ के इक्वल होती है। So EF is parallel with AB because E and F are the midpoints of AT and BT, and also EF is equals to the half of AB। AB कितना है, 12/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 टाइम, कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपकी थर्ड केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में पैराबोला की एप्लीकेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चंस दे रखा है। पैराबोला के बारे में क्या दे रखा है इसमें, अ पैराबोला इज द ग्राफ दैट रिजल्ट्स फ्रॉम px इक्वल टू ax² + bx + c। पैराबोलास आर सिमेट्रिक अबाउट अ वर्टिकल लाइन known as axis of symmetry. The axis of symmetry runs through the maximum or minimum point of the parabola which is called the। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है कि पैराबोला क्या होता है कि एक इक्वेशन दे रखी है ax² + bx + c।
इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व्ड ग्राफ बनेगा जो दे भी रखा है, उसको हम पैराबोला कहते हैं। ये पैराबोला आपका किसी एक एक्सिस के अबाउट बनेगा, जिस एक्सिस को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ द सिमेट्री। ए पार्ट में क्या है, इफ द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 देन इट्स जीरोस आर। हाईवे ओवरपास का एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, यानी 8 को हम ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर 2 आए और इनटू करने पर 8 आए। इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, x माइनस 4 रह जाएगा, यहाँ से कॉमन मिलेगा प्लस का 2 x माइनस 4। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 2, इनको 0 के इक्वल रख देंगे। x माइनस 4 इजकल टू 0 देन x इजकल टू 4 एंड x प्लस 2 इजकल टू 0 देन x इजकल टू माइनस 2। तो यहाँ पर दो जीरोस आ गई हैं, एक जीरोस कितनी है 4 और दूसरी है माइनस 2, जिसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा इस ए पार्ट का। अब चलते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या दे रखा है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, यानी किसी एक हाईवे ओवरपास को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, यानी कि जो जीरोस हैं उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ जीरोस किसके इक्वल होती हैं, उन पॉइंट्स के जो पॉइंट आपके किसी एक्सिस को कट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें एक्स के टर्म्स में पॉलिनोमियल दे रखा है, तो एक्स एक्सिस को हम देखेंगे कि कितनी बार कट कर रही है। तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सही टिक करेंगे, इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, नॉन ऑफ द एबव। जब पॉलिनोमियल x के टर्म्स में गिवन होता है तो हमें उसमें ये देखना होता है कि x एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट करेगा उतनी उसकी नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगी। तो इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। नेक्स्ट है सी पार्ट, ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ, यानी कि सी पार्ट में हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को क्या कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किसकी शेप में बनता है, एक यू शेप में ग्राफ बनता है, जिसका ग्राफ आपका दे रखा है इस तरीके से, और एक आपका इस तरीके से दे रखा है। ये किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दे रखा है। तो इसके ऑप्शन पे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं है। सर्किल, क्या ये ग्राफ एक सर्किल है, नहीं है। पैराबोला, तो ये आपका एक पैराबोला होगा। एलिप्स, एलिप्स क्या होता है, एलिप्टिकल शेप, यानी सर्किल जैसा होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा, पैराबोला। यानी कि जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो उसके द्वारा बनने वाला कर्व एक पैराबोला की शेप ले लेता है। नेक्स्ट है डी पॉइंट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास whose 1 0 is 6 and sum of the zeros is 0 is, यानी कि एक जीरोस हमें कितनी दे रखी है, जिसे हम अल्फा मान ले रहे हैं 6, और सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 0। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि दूसरी जीरोस। तो अल्फा की वैल्यू 6 पुट करेंगे, देन बीटा इक्वल टू -6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू -6, यानी अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा -36। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 36। लास्ट है आपका ई पार्ट, द नंबर ऑफ जीरोस दैट पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज,
यानी कि इस ई पार्ट में क्या दे रखा है, एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है f(x = x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो हमें ये बताना है इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। जब भी कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उसकी जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो इस पर पावर 2 लग रही है, अगर हम इसका होल स्क्वायर भी खोलेंगे तब भी x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा जिसमें 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ केस स्टडी, ये लास्ट केस स्टडी होगी क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन नंबर 20। अ स्टॉप वॉच was used to find the time that it took a group of students to run 100 मीटर, यानी 100 मीटर की रेस में कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के टाइम को नोट करने के लिए एक स्टॉप वॉच है जिसके लिए हमें एक टेबल दे रखी है। इस केस स्टडी में एक टेबल दे रखी है, वो टेबल हमने बना ली है। जो टाइम दे रखा है वो आपका CI हो जाएगा और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला। इसके फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय अ स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। रेस को फिनिश करने में मीन टाइम कितना लगेगा ये हमें फाइंड करना है। तो ए पॉइंट में हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन के लिए हमें क्या चाहिए, x चाहिए और f चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें x फाइंड कर लेते हैं, टेबल को आगे तक बढ़ा लेते हैं। ये आपका fx हो जाएगा। x क्या होता है, क्लास मार्क मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो अगर हम इस क्लास का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 0 + 20, 20 का हाफ 10, 20 + 40 60, 60 का हाफ 30। इसी तरीके से थर्ड क्लास का कितना हो जाएगा 50 एंड 70 एंड 90। अब हम क्या करेंगे, f और x का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 80, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 300, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 65, 0, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 420, 3 × 90 270। इन सभी का सम करेंगे तो कितना आएगा 0 2 17। फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो 40 हो जाएगा, यानी समेशन f = 40 एंड समेशन f x = 1720। नाउ मीन = समेशन f x अपॉन समेशन f = 1720 अपॉन 40। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 3, यानी मीन कितना आ गया आपका 43 सेकेंड्स। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है आपका बी पार्ट, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। यानी कि बी पार्ट में हमें क्या बताना है कि मॉडल क्लास की अपर लिमिट बतानी है। तो अपर लिमिट आपकी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास की। सबसे पहले हम मॉडल क्लास देखेंगे कि इसमें मॉडल क्लास कौन सी होगी। तो मॉडल क्लास आपकी वही CI होता है जिसके सामने की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम देखें तो कितनी है 13, तो इसके ठीक सामने की क्लास क्या है आपकी 40 to 60। तो 40 और 60 में हम देखेंगे अपर लिमिट क्या है 60, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60। इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका सी पार्ट, और सी पार्ट में क्या दे रखा है, The construction of cumulative frequency table is useful in determining the, यानी कि cumulative frequency table जब हम बनाते हैं तो उसे किस लिए बनाते हैं, क्या फाइंड करते हैं। तो मीन तो फाइंड करते नहीं है, ना ही मॉड फाइंड करते, क्या फाइंड करते हैं मीडियन। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा जिसमें क्या लिखा है मीडियन। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट का स्टेटमेंट क्या है, The sum of lower limits of median class and model class is, यानी कि हमें डी पार्ट में क्या बताना है कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम फाइंड करना है। तो मॉडल क्लास हमें मालूम है कितनी है 40 to 60। अगर हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर देखें तो मीडियन क्लास भी आपकी यही हो जाएगी, बट अगर हमें फ्रीक्वेंसीज के सम के बेसिस पर देखना हो तो क्या होगा कि 40 का आधा कितना हो जाएगा 20, यानी हाफ ऑफ द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 20। अगर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 8 की 8 हो जाएगी,
10 की 18 हो जाएगी, 13 की हो जाएगी आपकी 31, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का हाफ कितना है 20, जो आपका 31 से लेस है, तो इसलिए मीडियन क्लास भी कितनी होगी 40 to 60। अगर हम यहाँ पर सम की बात करें तो कितना हो जाएगा, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट 40 है और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट भी 40 है, तो कितना हो जाएगा 80। इसके अकॉर्डिंग इसका थर्ड पार्ट सही होगा। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फिनिश्ड द रेस विद इन 1 मिनट, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो 1 मिनट में अपनी रेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम चलेंगे इसके CI पर। तो पहला CI आपका क्या है 0 से 20 सेकेंड, दूसरा क्या है 20 से 40 सेकेंड, और थर्ड क्या है आपका 40 to 60 सेकेंड। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। तो यानी कि हम इन 3 क्लासेस को देखेंगे, इसमें आपके टोटल कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे उनको काउंट कर लेते हैं। 8 + 10 + 13, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 31, यानी कि 31 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो आपके 1 मिनट में रेस कंप्लीट कर लेंगे। इसका थर्ड पार्ट सही होगा। ये तो थी आपकी 4 केस स्टडी जो आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगी। इन हर एक केस स्टडी में आपके 5 पार्ट्स हैं, उन 5 पार्ट्स में से आपको 4 पार्ट्स करने हैं। ये आपके सभी MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हमें ओनली टिक करना है, तो कम से कम कैलकुलेशन करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे।